अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मेजर कोर्स 1 बीकॉम सेमेस्टर 1। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करने वाले हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। ये पिछले साल फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसको आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए क्या आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का होता है। तो चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट इज कॉल्ड। डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको 2 साइड दिखाते हैं, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। इसको हम लोग कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। हम लोग का जो अकाउंटिंग है कौन से सिस्टम पे बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम। तो आंसर हो जाएगा डबल एंट्री सिस्टम। सेकेंड का क्या होगा आंसर? अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनेटरी टर्म में होगा, या वही ट्रांजैक्शन को हम मानेंगे जिसका मेजरमेंट हम मॉनेटरी टर्म में कर सकते हैं। गुडविल का हम वैल्यूएशन मॉनेटरी टर्म में करते हैं, तो इसको अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। कॉस्ट ऑफ मशीनरी का जो कॉस्ट है उसका भी वैल्यूएशन हम मॉनेटरी टर्म में करते हैं, तो इसको भी अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेडमार्क का भी वैल्यूएशन मनी टर्म में होता है, इसको भी अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इफिशियंसी ऑफ वर्कर की कार्यकुशलता, इसका मेजरमेंट मॉनेटरी टर्म में नहीं होता है, इसलिए इसको अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। तो पूछ रहा है विल नॉट बी रिकॉर्डेड, आंसर क्या होगा? बी। तो सेकेंड का आंसर बी। थर्ड नंबर है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मतलब जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन सब का वैल्यू आपका अगर डिक्रीज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिप्रेसिएशन। और एक्युमुलेटेड डिप्रेसिएशन होता है जब हम डिप्रेसिएशन का अलग अकाउंट बनाते हैं और एक्युमुलेटेड डिप्रेसिएशन का अलग अकाउंट बनाते हैं। आप लोग डिप्रेसिएशन पढ़े होंगे, तो उसमें एक होता है कि बिना प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट मेंटेन किए हुए अकाउंट बनाइए, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? एसेट्स अकाउंट में ही डिप्रेसिएशन अकाउंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन जब उसका प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन मेंटेन करने को बोले तो एसेट्स का अलग अकाउंट बनता है और डिप्रेसिएशन के लिए प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट अलग बनता है। तो यहाँ पे सीधा आंसर क्या होगा? फिक्स एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा, डिप्रेसिएशन। अप्रिसिएशन होता है डिप्रेसिएशन का जस्ट अपोजिट। जैसे लैंड ले लो, लैंड भी तो फिक्स एसेट्स है, लेकिन लैंड का वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसका मार्केट वैल्यू पर डे टाइम टू टाइम क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो उसे अप्रिसिएशन कहते हैं। रिटेन डाउन वैल्यू का मतलब जैसे एसेट्स का कॉस्ट है मान लो 10 लाख, उसका एनुअल डिप्रिसिएशन मान लो 1 लाख निकाले, तो माइनस करके जो वैल्यू आएगा इसी को कहते हैं रिटेन डाउन वैल्यू। तो आंसर हो गया 3 का ए। 4 नंबर लिगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज। लिगेसी को हिंदी में कहते हैं वसीयत, और ये कभी कभी रिसिप्ट होता है। तो कभी कभी जो रिसिप्ट होता है जो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है? लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो कैपिटल रिसिप्ट और लायबिलिटी भी दिया है, तो अगर कैपिटल रिसिप्ट नहीं दिया रहता तो लायबिलिटी ले लेते हैं, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट दिया है तो आंसर क्या होगा? सी। लेकिन कुछ और भी रिसिप्ट होता है जैसे सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, तो ये सब रेकरिंग नेचर का होता है, रेगुलर वे में रिसिप्ट होता है, तो इस सबको कहेंगे हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट। इन सभी को क्या कहेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो 4th का आंसर हो गया सी, कैपिटल रिसिप्ट। रॉयल्टी अकाउंट क्या होता है? रॉयल्टी का आप लोग एंट्री किए होगे, तो रॉयल्टी को पीएनएल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। और जो भी अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब समझो वो टेम्पोररी अकाउंट है। तो अकाउंट्स 3 टाइप का होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट जो होता है उसको हम टेम्पोररी अकाउंट कहते हैं, क्योंकि वो राइट ऑफ हो जाता है और ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन जो पर्सनल और रियल अकाउंट है वो परमानेंट अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट मतलब टेम्पोररी अकाउंट, तो रॉयल्टी क्या है? उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दिए, मतलब टेम्पोररी अकाउंट है, मीन्स नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट परमानेंट अकाउंट होता है, जैसे कैपिटल, इसको राइट अप नहीं करते, इसको अगले साल क्या करते हैं? ब्राउट फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब ये कैपिटल का बैलेंस बच जाता है, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। डेटर, क्रेडिटर, फर्नीचर, ये सब क्या है? परमानेंट अकाउंट माने जाते हैं। लेकिन डिप्रेसिएशन
रेंट, सैलरी, ये सब टेम्प्रोरी अकाउंट है। तो जितने भी टेम्प्रोरी अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। तो रॉयल्टी हो गया नॉमिनल अकाउंट। 6 नंबर देखोगे, ये हायर परचेज सिस्टम का क्वेश्चन है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज इज ट्रांसफर टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। 6 का आंसर सी। 7 ऑफ ब्रांच अकाउंट क्या है? तो ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट में एक्सपेंस या लॉस, क्रेडिट में इनकम या प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं। तो एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। 8 नंबर है, अंडर द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। इंसॉल्वेंसी लॉ 2 तरह का होता है इंडिया में। इंसॉल्वेंसी लॉ एक होता है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, और एक होता है प्रेसिडेंसी इंसॉल्वेंसी एक्ट। ये प्रेसिडेंसी टाउन्स, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट। प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट जो होता है ऑल ओवर इंडिया में लागू होगा, बस 3 स्टेट को छोड़कर, क्योंकि 3 स्टेट में कौन सा लॉ लागू होता है? प्रेसिडेंसी वाला, जैसे मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। इसका नाम अब बदल दिया गया है, मद्रास को चेन्नई कहेंगे, बॉम्बे यानी मुंबई, और कलकत्ता मतलब कोलकाता। तो 3 सिटीज में ये वाला प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट लागू होगा, और ये 3 शहर को छोड़कर पूरे इंडिया में कौन सा एक्ट लागू होता है? प्रोविंशियल। तो रही बात यहाँ रेंट पूछा जा रहा है, तो रेंट क्या होता है ना कि जब प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी में देखेंगे तो रेंट पूरा का पूरा अनसिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड मतलब चुकाना नहीं है। तो प्रोविंशियल में पूछ रहा है ना, प्रोविंशियल, तो रेंट पूरा का पूरा क्या हो गया? अनसिक्योर्ड हो गया। लेकिन प्रेसिडेंसी में क्या होता है? 1 महीने का रेंट यानी कि 1 मंथ का रेंट जो होगा वो प्रेफरेंशियल होगा, अब बाकी जो बच जाएगा वो अनसिक्योर्ड होगा। तो 8 का आंसर हो गया बी। प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में रेंट जो होता है पूरा का पूरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा। तो आंसर 8 का बी। 9 नंबर है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट जो आता है कि जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं? पार्टनर्स कैपिटल में। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन को पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे, और लॉस ऑन रियलाइजेशन को पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। तो आंसर क्या होगा? कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। एसेट्स लायबिलिटीज अधिक है तो क्या कहलाएगा? कैपिटल। कैपिटल का डिफिनीशन ही होता है एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल। तो आंसर हो जाएगा सी। तो ये आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो 2-2 मार्क्स का है, हमने बना लिया। अब हम लोग आते हैं, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको लेक्चर के एंड में देखेंगे। पहले कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं। चलो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटना हेड ऑफिस हैज अ ब्रांच इन गया। सीधा से समझो ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन है। तो विच गुड्स आर इनवॉइस्ड एट। इनवॉइस का मतलब कॉस्ट का 20% प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है, यानी कि जितने भी गुड्स देखोगे वो सारा गुड्स क्या है? इनवॉइस्ड प्राइस है। मतलब 100 रुपये का अगर गुड्स कॉस्ट है, 20% प्रॉफिट ऐड करके दिया हुआ रहेगा, इनका 120 आपका दिया हुआ है, मतलब इनवॉइस प्राइस पे सारा गुड्स का वैल्यू दिया हुआ है। आपको बनाना है गया ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस के बुक में। तो ब्रांच अकाउंट किसके बुक में बनाएंगे? हेड ऑफिस के बुक में। तो हेडिंग दे दो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ब्रांच का नाम क्या है? गया ब्रांच अकाउंट। गया ब्रांच अकाउंट दे दो बस। ब्रांच अकाउंट बहुत ही आसान है बनाना, फॉर्मेट के बेस पे है। फॉर्मेट ध्यान में रखोगे बन जाएगा। ब्रैकेट में दे देंगे फॉर द ईयर इन डेट, और कौन सा डेट है आपका? डेट तो मेंशन ही नहीं है तो डैश डैश। कॉलम हो जाएगा 4 पार्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट का कॉलम ले लेंगे, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स, फिर हम अमाउंट का कॉलम ले लेंगे। आप लोग इस तरह से मेंशन कर देना, लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। जब भी ब्रांच अकाउंट बनाओ तो पहले एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस देखो। पहला स्टेप क्या है? ओपनिंग बैलेंस देखना है। किसका किसका? एसेट्स का और लायबिलिटी का। और अगर एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हो तो उसको डेबिट में स्टार्ट करेंगे,
और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है तो क्रेडिट में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ओपनिंग डेटर दिया है, सिर्फ एक ही ओपनिंग बैलेंस है, एसेट्स है। डेटर क्या होता है? एसेट्स होता है। अच्छा, स्टॉक भी दिया, ओपनिंग स्टॉक। तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ रखेंगे? डेबिट साइड। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड सबसे ऊपर, और लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस कहाँ रखेंगे? क्रेडिट में सबसे ऊपर। तो डेटर है आपका, कितना डेटर है? 12,000, और ओपनिंग स्टॉक है 6,000। तो टोटल कितना हो गया डेटर का ओपनिंग बैलेंस? 18,000। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहला काम यही करोगे, ब्रांच अकाउंट बनाओगे, ओपनिंग बैलेंस ढूंढेंगे। एसेट्स का होगा तो डेबिट में सबसे ऊपर, लायबिलिटीज का होगा तो क्रेडिट में सबसे ऊपर। तो पहला काम कर ले। उसके बाद देखोगे क्या क्या ट्रांजैक्शन है। तो देखो, गुड्स सेंड टू गया, ये कौन गुड्स भेजा होगा? हेड ऑफिस भेजा होगा। किसको भेजा होगा? गया ब्रांच को। तो हेड ऑफिस से ब्रांच के पास आ रहा है ना, तो डेबिट में दिखा दो। ब्रांच रिसीव कर रही है, क्या लिखेंगे इसको? गुड्स सप्लाइड। इसको कहते हैं गुड्स सप्लाइड। इसको याद कर लो, अगर टाइम कम है तो याद कर लो। गुड्स सप्लाई जो होगा उसको ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे, या हेड ऑफिस से जो भी गुड्स आ रहा है ब्रांच के लिए उसको हम डेबिट में दिखाएंगे ब्रांच अकाउंट में, क्या लिखकर? गुड्स सप्लाइड 1 लाख। ओके। टोटल सेल जो दिया है, टोटल सेल में दो कंपोनेंट होते हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। तो दोनों मिलाकर 1,05,000 दिया है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमको टोटल सेल से मतलब नहीं है, हमको कैश से मतलब है। तो देखो ये यहाँ पे ध्यान से समझना। ब्रांच ने क्या किया? कैश सेल किया 56,000 का, और डेटर से रिसीव किया 45,000 का। अब ये जो दोनों पैसा जो रिसीव किया ब्रांच ने, ये वापस किसको रेमिटेंस कर देगा? किसको रेमिट कर देगा? हेड ऑफिस को। तो ब्रांच से ये पैसा जा रहा है, यानी कि कैश रेमिटेंस टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच। तो ब्रांच से जा रहा है तो इसको क्रेडिट में दिखा दो, बाय कैश। यानी कि जब भी ब्रांच पैसा हेड ऑफिस को रेमिट करे तो उसको हम क्रेडिट में दिखा देंगे, बाय कैश। दो तरीके से पैसा इसके पास आया, एक सेल से और एक पैसा आया डेटर से। सेल से कितना है? 56,000, और डेटर से कितना आया? 45,000। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, 56 और 45, 101,000 की 1,01,000। हमेशा याद रखो, जब भी ब्रांच हेड ऑफिस को पैसा देगा कैश रेमिटेंस तो क्रेडिट में, और किस तरह से ब्रांच के पास पैसा है वो मेंशन कर देना, सेल से और डेटर से। अब देखो क्या ये दोनों का काम हो गया। ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में सबसे ऊपर, तो एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में सबसे नीचे। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स का। बैलेंस शीट, स्टॉक दिया हुआ है, कितना स्टॉक है? 12,000। और डेटर आपके पास नहीं है, तो डेटर का इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे, तो क्या बना लेंगे? ब्रांच डेटर अकाउंट बना लो। यह काम करते, अगले पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग ब्रांच डेटर अकाउंट बना लेते हैं। ब्रांच डेटर अकाउंट 4 कॉलम ले लो, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स, और फिर हो जाएगा अमाउंट। तो डेटर आपका एसेट्स है, और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस है डेबिट में। तो ओपनिंग डेटर दिया है ना आपका, लिख दो टू बैलेंस बीडी। कितना ओपनिंग डेटर है आपका? 12,000। गुड सेल तो होगा नहीं, टोटल सेल में से कैश सेल माइनस कर देते हैं। जैसे टोटल सेल है 1,05,000, उसमें से कैश सेल हटा दो, क्योंकि टोटल सेल में कैश और क्रेडिट दोनों सेल इंक्लूड होता है। तो 1,05,000 में से कैश सेल अगर हम घटा देंगे, 1,05,000 में से कैश सेल है 56,000। एक सेकेंड, 1,05,000 माइनस 56,000 तो आपका आ जाएगा 49,000। ये क्रेडिट सेल हो गया, उसको दिखा दो डेबिट में। क्रेडिट सेल का आप लोग 11th में पढ़े होंगे। डेटर को जब उधार बेचा जाता था तो क्या एंट्री करते थे? डेटर टू सेल, और डेटर का ही तो लेजर बना रहे हैं डेबिट में, क्रेडिट सेल 49,000। उसके बाद कैश सेल तो इसमें नहीं हुआ। डेटर से पैसा ले रहे हैं, तो डेटर से पैसा लेंगे तो क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, कितना? 45,000। तो डेटर क्रेडिट में है, बाय कैश
45,000। डेटर से जो हमने कैश लिया कितना 45,000। अब हम क्या करते हैं, और डेटर का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐड करो तो डेबिट में आपका अधिक अमाउंट आ रहा है कितना 49 + 12 61,000 61,000। और इधर घटेगा तो क्या लिखेंगे बाय बैलेंस CD 45 माइनस कर दो तो 16,000। तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आपका आ गया 16,000। तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दे दो 16,000। एक सेकेंड, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दे दो 16,000। ये देखो डेटर का ओपनिंग बैलेंस 16,000। अब सारा काम करने के बाद अब एक चीज नोट करो कि गुड्स सारा जो है वो इनवॉइस प्राइस है, मतलब कि 100 कॉस्ट 20 रुपया 20% प्रॉफिट यानी कि 120 रुपये इनवॉइस प्राइस पे दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, जितना भी गुड्स है उसका डिफरेंसेस निकालेंगे और उसको अपोजिट साइड दिखा देंगे। तो गुड्स को पहले आइडेंटिफाई करो, ये ओपनिंग स्टॉक गुड्स हो गया, गुड्स सप्लाइड गुड्स हो गया और ये क्लोजिंग स्टॉक गुड्स हो गया। अब इसका डिफरेंस निकालते हैं। पहले ओपनिंग स्टॉक का निकालते हैं 6,000। अब 20% इंक्लूड है तो 20/120 इंक्लूड के केस में, अगर 25% होता तो 25/125 कर दो, तो सिंपल मैथ है। तो करेंगे तो 1000। तो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का इतना डिफरेंस आया, इसको जस्ट अपोजिट से दिखा दो। आप लोग यहाँ पे बाय डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हो, नहीं तो स्टॉक रिजर्व दे दो 1000। अच्छा, इन दोनों को जोड़कर दिखा दो 28,000। अब आगे देखेंगे गुड्स सप्लाइड है 1 लाख। 1 लाख का भी 20/120 कर दो, जितना भी रहेगा गुड्स सबका 1 लाख 20/120 करेंगे तो इतना आ रहा है 16,666.66। तो इसको ले लेते हैं 16,667। तो ये गुड सप्लाई का भी क्रेडिट में दिखा दो, जस्ट अपोजिट दिखाना, ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस क्रेडिट में, गुड सप्लाई डेबिट में, उसका डिफरेंस क्रेडिट में। तो यहाँ आप लोग क्या लिख सकते हो, बाय डिफरेंस इन गुड सप्लाइड, नहीं तो इसको गुड सप्लाइड इस तरह से लिख दो। अब ब्रैकेट में लोडिंग दे देना, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे लोडिंग, कितना 16,667। इधर का गुड्स का काम हो गया। अब ये देखो क्लोजिंग स्टॉक है 12,000, इसका भी 20/120 करेंगे हम लोग। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका 12,000 कितना आएगा 2,000 आएगा। इसका डिफरेंस जस्ट अपोजिट, यहाँ क्या लिखोगे टू डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक, नहीं तो स्टॉक रिजर्व भी दे सकते हो। कितना हो जाएगा आपका 2,000। 20/120 करेंगे तो 2,000। हमने सारा काम कर लिया। अब टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करेंगे तो क्रेडिट में अधिक अमाउंट आएगा, कितना 1,01,000 प्लस 28,000 प्लस 1,000 प्लस 16,667 1,46,667। इधर भी कर दो 1,46,667। इधर घटेगा तो प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट, उसको किस में ट्रांसफर कर देते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंसिंग कर देंगे। तो इधर कितना रहा है टोटल कर लेते हैं 18,000 और 1 लाख और 2,000, 1,02,000, 1,20,000 आया और 1,46,667 हटाते हैं तो 26,667 यानी कि 26,667। तो ये था क्वेश्चन और ये सारा आंसर पीछे भी है। ब्रांच डेटर अकाउंट बना लोगे तो ये क्वेश्चन हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का। ए और बी दो पार्टनर्स है, उन्होंने डिसाइड किया कि फॉर्म डिजोल्व करेगा और बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट में देखोगे 4 कॉलम है, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटीज में क्या है कैपिटल है, बिल पेबल है, क्रेडिटर है, एसेट्स में फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, कैश, और ये प्रॉफिट एंड लॉस जो एसेट साइड दिया है ये क्या है आपका लॉस है। अमाउंट रियलाइज दिया है 29,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,500। आपका रिक्वायरमेंट क्या है रियलाइजेशन कैपिटल और कैश बनाना है।
तो पहले हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि पहला स्टेप वही होता है डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में। 4 कॉलम ले लोगे, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। ये हो गया डेबिट और ये क्रेडिट। सबसे पहला काम क्या करते हैं, डेबिट में हम सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे कैश या बैंक को छोड़कर। पहला स्टेप यही है, जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ डेबिट में कैश या बैंक को छोड़कर सारा एसेट्स ले लो। जैसे फिक्स एसेट्स ले लेते हैं, कितना फिक्स एसेट्स आ गया 15,000। फिर करेंट एसेट्स ले लेंगे, करेंट एसेट्स कितना है आपका 4,000। कैश नहीं लेना है, कैश या बैंक को छोड़कर। और लॉस तो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो पहला स्टेप समझ गए, सारा एसेट्स कैश या बैंक को छोड़कर रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, जितने भी लायबिलिटीज होते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज, उसको रियलाइजेशन में क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। तो देखो कैपिटल तो पार्टनर का होता है, आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या है, बिल पेबल और क्रेडिटर, जो बाहर वालों को पे करना होता है, आउटसाइडर्स को पे करना होता है। बिल पेबल 3,000 और क्रेडिटर कितना है 5,000। ये काम हो गया। तो ये 2 स्टेप करने के बाद अब क्वेश्चन फॉलो करते हैं। अमाउंट रियलाइज 29,000 है, यानी कि ये आपका एसेट्स रियलाइज हो गया। इसका मतलब कि आपके पास जितने भी एसेट्स है सबको बेचकर इतना आपने रिसीव किया। तो एसेट्स को देखोगे डेबिट में दिखाया गया है, और यही जब रियलाइज होगा तो क्रेडिट में दिखाएंगे। और रियलाइज होगा तो क्या मिलेगा, या तो कैश मिलेगा, नहीं तो पार्टनर लेगा। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो कैश मिल रहा है, और आपके बैलेंस शीट में कैश दिया है तो कैश ही दे दो, बाई कैश एसेट्स रियलाइज्ड। अगर बैलेंस शीट में कैश की जगह बैंक होता तो हम लोग भी यहाँ कैश की जगह बैंक देते हैं। तो एसेट्स रियलाइज आपका कैश में आ रहा है कितना 29,000 एसेट्स रियलाइज। एसेट्स डेबिट में है, जब ये रियलाइज होगा तो क्रेडिट में, और रियलाइज किस में होगा, पैसे में होगा। तो कैश या बैंक में से कोई एक दे सकते हो। बैलेंस शीट में देख लेना कैश है तो कैश, अगर बैलेंस शीट में बैंक होता तो बैंक। अब आगे देखो क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,500, ये पेमेंट होगा। तो जैसे एसेट्स रियलाइज किए तो पैसा रिसीव किया तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में, भैया पेमेंट करोगे तो किधर जाएगा, डेबिट में। टू कैश एक्सपेंस कितना होगा 1,500। सारा काम कर लिए क्वेश्चन का। अब एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, जब भी फॉर्म डिजॉल्व होगा तो आपको लायबिलिटी पेड करके जाना है। तो लायबिलिटी है ना, बिल पेबल क्रेडिटर, ये इधर दिया है, आप इसको पेड करोगे तो क्रेडिट में आएगा। किस में पेड करोगे, कैश में ही। तो टू कैश बिल पेबल 3,000, टू कैश क्रेडिटर 5,000। इसका मतलब कि लायबिलिटी आपको पे करना है, क्वेश्चन में नहीं दिया था तो हमने उसका बुक वैल्यू जो था उसी वैल्यू पे कैश में पेड कर दिया। अब सारा काम हो गया। अब इसको बैलेंस करते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों ऐड कर लेते हैं। तो डेबिट में 15,000, फिर 4,000, फिर 1,500, उसके बाद है 3 और 5 8,000। डेबिट में आया आपका 28,500। अब क्रेडिट देख लो कितना है, 3 5 8,000 और 29,000, 37,000 आपका क्रेडिट में। तो क्रेडिट में ज़्यादा आ रहा, तो क्रेडिट में अधिक आने का मतलब कि प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हुआ, मतलब डेबिट साइड बैलेंस करना पड़ेगा। तो डेबिट साइड जो बैलेंस करते हो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। और किस में ट्रांसफर कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर है ए और बी। तो पहले बैलेंस करके निकालो, 37,000 में 28,500 माइनस कर लेते हैं तो 8,500 आया, 8,500। कौन सा रेशियो दिया है कुछ मेंशन ही नहीं है, तो इसको इक्वल बांट देते हैं। तो 8,500 डिवाइडेड बाई 2, 4,250 ए का प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और 4,250 बी का प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। तो ये हमारा बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्या करते हैं, इसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हो तो कहीं भी पार्टनर्स लोन नहीं है तो उसके बाद हम बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल, और फिर लास्ट में कैश अकाउंट। तो चलो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों लेक्चर डिसोल्यूशन का और ब्रांच अकाउंट का बीकॉम अकाउंटिंग प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख सकते हो, डिटेल में पढ़ सकते हो। पार्टिकुलर्स, दो पार्टनर कौन कौन है, ए और बी।
फिर से कॉलम रिपीट कर लेंगे, पार्टिकुलर्स और ए और बी। अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल बैलेंस दोगे जो कि लायबिलिटी साइड दिया है, मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी। ए का 10,000 और बी का 7,000। और यहाँ पे कुछ नहीं है। और देखो ये लॉस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे लॉस को पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफर कर देते हैं। 2,000 है, कोई रेशियो नहीं है तो इक्वल बांट देंगे, 1,000 1,000। तो बैलेंस शीट का सारा काम हमने कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल देखो ये ए और बी मिला ना, प्रॉफिट और रियलाइजेशन, इसको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। बाई कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं, रियलाइजेशन, तो बाई रियलाइजेशन दे दो 4250 4250, बस और कुछ करना नहीं है। अब बैलेंस कर देंगे, तो बैलेंस करोगे तो क्रेडिट में एक आ रहा है 14,250 और इसका आ रहा है 11,250। यहाँ भी हो जाएगा 14,250 11,250। इधर घटेगा, किससे बैलेंस कर देंगे, कैश से। तो इसमें से एक घटाओगे तो 13,250। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करेंगे तो किससे करेंगे, कैश से। और 11,250 में एक घटाएंगे तो 10,250 और लास्ट में क्या बना लेंगे, कैश अकाउंट। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। तो कैश अकाउंट बनाना है तो पहले कैश का बैलेंस देखो, एसेट साइड 4,000 मतलब कैश एसेट है, डेबिट बैलेंस टू बैलेंस बीडी 4,000। अब उसके बाद जो भी अकाउंट हमने अभी तक बनाया वहाँ से कैश को देखेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखो यहाँ पे कैश मिला आपका 3 जगह, डेबिट में कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्रेडिट में 3 जगह था, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन और बाय रियलाइजेशन। कितना है, 1,500, देखो 1,500 3,000 5,000 1,500 3,000 5,000। आप चाहो तो तीनों को मिलाकर एक साथ लिख सकते हो बाय रियलाइजेशन और तीनों को ऐड करके दिखाओगे। और देखो क्या है, यहाँ पर मिला कैश आपका क्रेडिट में 29, कहाँ उठ के चलाएगा, डेबिट में 2, कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं, रियलाइजेशन। जस्ट अपोजिट, जब भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो अपोजिट साइड इस तरह से कर सकते हैं। तो रियलाइजेशन का सारा कैश हम कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। पार्टनर्स कैपिटल में देखो कैश किधर है, मिला डेबिट में, ए और बी के कहाँ चलाएगा, क्रेडिट में। बाई कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं, एज कैपिटल 13,250 और फिर लिख दो बाई बीच कैपिटल 10,250। अब टोटल कर लो, डेबिट में तो 33,000 आ गया, क्रेडिट में आएगा नहीं आएगा तो ऐड करके देख लो। तो क्रेडिट में सबसे पहले 1,500, फिर 3,000, उसके बाद 5,000, फिर उसके बाद क्या है 13,250 और फिर 10,250, 33,000 इसका भी आ गया। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। तो 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, एक 12 नंबर और एक आपका 11 नंबर, ब्रांच अकाउंट से, एक डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म से। अब ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो ये तो आपको खुद ही टेक्स्ट बुक से करने होंगे। जैसे क्वेश्चन है रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाएंगे, तो इसको पढ़ लोगे, नहीं तो अपने टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। और इसका पर्पस होता है प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन निकालना। प्रोसेस है, पढ़ लोगे, नहीं तो अब टेक्स्ट बुक में भी दिया रहता है थ्योरी पेपर। एक है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में डिफरेंस, ये है आंसर, इसको देख लोगे। एक है तुम्हारा डिपेंडेंट ब्रांच कितने टाइप का होता है, तो डिपेंडेंट ब्रांच आपका यहाँ पे 4 टाइप का दिया है, ब्रांचेस सप्लाइंग गुड्स, ब्रांचेस रिसीविंग फंड्स, ब्रांचेस फॉर सर्विसेज, फॉरेन ब्रांच। अगला है तुम्हारा सिंगल एंट्री सिस्टम का मेन फीचर, तो 4-5 फीचर है। जैसे पहला है इट डज नॉट फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम, कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स इसमें रिकॉर्ड होते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं रहता है, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता, पढ़ लोगे। उसके बाद है आपका कैपिटल फंड कैसे निकालते हैं, तो ये उसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 का है
एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, ये इसका आंसर। द प्रोसीजर फॉर इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया बिगिंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, ड्राफ्ट बनता है, इसको पढ़ लोगे, जस्ट थ्योरी पेपर है, तो ये तो आप खुद ही कर सकते हो ना। तो ये था हमारा क्या है आज का लेक्चर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मेजर कोर्स 1 बीकॉम। और आप लोग डिटेल में पढ़ना है तो 2 चैप्टर है जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। एक है ब्रांच अकाउंट का, और बीकॉम अकाउंटिंग प्लेलिस्ट है, उसमें ब्रांच अकाउंट का फुल चैप्टर है आपका, अच्छे से रिकॉर्ड उसको देख लोगे, और एक डिसोल्यूशन का है। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों, पढ़ाई करते रहो, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।